हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं 10वां के चैप्टर 6। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 और 4 और 5 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं 6 में क्या कहता है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण क्या है और शहरी जीवन क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। शहरीकरण का अर्थ है किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होना। शहरीकरण का अर्थ क्या है? गांव शहर में बदलना, कस्बा क्या चीज बदलना, शहर में बदलना। बोल सर ये तो गांव हम समझ में कहते हैं कि गांव किसको कहते हैं, कस्बा क्या कहते हैं, कस्बे क्या कहते हैं? कस्बे छोटे छोटे गाँव, मैंने 5 घर 10 घर हो, क्या कहते हैं? कस्बे। वो कच्ची हो, पक्की नहीं, उसे क्या कहते हैं? कस्बा कहते हैं। रूप में बदल जाना। गांव और शहर के बीच काफ़ी विभिन्नताएं होती है। अगर देखा जाए तो गांव और शहर के बीच में बहुत सारी विभिन्नताएं होती है। गांव की आबादी कम होती है। किसकी आबादी? गांव की आबादी कम होती है, नगर की ज़्यादा होती है। नगर की आबादी ज़्यादा होती है और गांव की आबादी कम होती है। गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका है। गांव में कौन पालन? पशुपालन। गांव में देखा जाए तो मुख्य रूप से काम क्या होता है? खेती का काम होता है और पशुपालन का होता है। यानी कि खेती और पशुपालन से ही पूरा आजीविका यानी कि पूरा ज़िंदगी चल रहा है गांव वाले लोगों को। लेकिन अगर शहर में देखा जाए तो व्यापार कौन पर? व्यापार कौन पादन? उत्पादन। व्यापार और उत्पादन। शहर में व्यापार और उत्पादन पर निर्भर लोग आजीविका निर्भर है और गांव में खेती और पशुपालन पर निर्भर है। गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है। गांव में देखा जाए तो कौन वातावरण? प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है। शहर में प्रदूषित होता है। और शहर में जो वातावरण होता है, कैसा वातावरण होता है? प्रदूषित वातावरण होता है। शिक्षा, यातायात, स्वच्छता, सुविधा आदि। अगर देखा जाए शिक्षा देखा जाए, सुविधा देखा जाए तो शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, सुविधाएं आदि में शहर अधिक उत्तम अवस्था में होती है। अगर देखा जाए तो शहर बहुत ही उत्तम अवस्था में होती है। किसके हिसाब से देखा जाए उत्तम अवस्था में? शिक्षा में, यानी कि गांव से ज़्यादा अच्छा बेहतर शिक्षा शहर में मिलेगा। यातायात में, यानी कि आने जाने की सुविधा गाँव से ज़्यादा शहर में मिलेगा। स्वास्थ्य का सुविधाएँ और जो मेडिकल के लाइन में कह सकते हैं हेल्थ सुविधाएँ का मतलब जैसे कहने का मतलब क्या, हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, ये कहाँ मिलेगा? शहर में ज़्यादा मिलेगा। अधिक उन्नत अवस्था में होती है, मैंने बहुत अच्छे अवस्था में होती है। कह रहा है गांव से शहरों का विकास एक वृहद प्रक्रिया है। गांव से देखा जाए तो शहरों का कुछ वृहद मतलब बहुत ही बड़का प्रक्रिया है, बहुत बड़ी होता है कि इस तरीक़ा से शहर में बदल जाता है, जो कई शताब्दी पर फैली है। और 1-2 दिन में नहीं हो जाता है, बहुत लंबा अरसा लग जाता है इसको बनने में, बहुत साल समय लग जाता है बनने में। समाज शास्त्री के अनुसार नगरीय जीवन तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक है। अगर देखा जाए समाज शास्त्र के अंतर्गत देखा जाए ना तो क्या है, नागरिकता जो आधुनिक जो है जो उसके एक दूसरे के पूरक, यानी कि एक दूसरे के बिना हो नहीं सकता। शहर को आधुनिक व्यक्तियों का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्तियों को कौन क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतर्हीन संभावनाएं प्रदान करता है। कौन? शहर उसको क्या करता है? शहर संतुष्ट करने के लिए अंतर्हीन संभावनाएं प्रदान करता है। आधुनिक काल में, कौन काल में? आधुनिक काल से पूर्व व्यापार एवं धर्म शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। अगर आधुनिक काल में देखा जाए, पहले के अपेक्षा आप देखा जाए ना तो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण काल हो गया, महत्वपूर्ण स्थान ले लिया गया है। ऐसे वे क्षेत्र हैं जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पतन और ऐसे कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जो व्यापार, पतन और बंदरगाहों के किनारे बसे हैं। कौन गाहों? बंदरगाहों के किनारे क्या किए हुए हैं? बसे हुए। ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं। कौन क्षेत्र हैं? मुख्य क्षेत्र हैं, किनारे बसे हुए हैं। जो कुछ क्षेत्र हैं जो धार्मिक स्थल के रूप में भारी संख्याओं में भक्त को आकर्षित करता है। गांव के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो धार्मिक स्थल को से क्या लोगों को आकर्षित करता है, तथा ये धार्मिक स्थान नगर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ भी करते हैं। तथा ये कौन कारण? नागरीकरण को क्या करता है?
धार्मिक अर्थव्यवस्था को क्या करता है, अर्थव्यवस्था से सुदृढ़ करता है। यानी कि धार्मिक होने के कारण यहाँ लोग आते हैं सामान यहाँ खरीदेगा तो व्यापार बढ़ेगा तो उनकी मुनाफा बढ़ेगा, उनका मुनाफा बढ़ेगा तो उनकी जीवन जो शैली हो तो वृद्धि हो जाएगी। उसी को क्या करते हैं, सुदृढ़ करते हैं, सुदृढ़ होता है। करा मध्यकालीन समांति सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल 13वीं शताब्दी तक अपने शिखर पर थे। कौन घर पर थे, शिखर पर थे। कौन कौन अपने शिखर पर थे, मध्यकालीन समांति सामाजिक संरचना एवं मध्यकालीन जीवन मूल 13वीं शताब्दी के तक अपने कौची पर थे, शिखर पर थे। कई प्रतिरोध के पश्चात भी यह व्यवहार लगभग 16वीं शताब्दी तक बसी ही रही। कई प्रतिरोध के बाद, बहुत सारे प्रतिरोध हुए, उसके बावजूद भी क्या थी, ये जो बहुत प्रतिरोध होने के बावजूद भी ये जो अपने प्रतिरोध पर रहे। प्रतिरोध कहने का मतलब क्या, अपने व्यापार पर रहे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अपने ही सीमाओं पर यह रहें। इस व्यवस्था ने नई एवं वाव शक्तियों को जो इसे परिवर्तन करना चाहते थे यथासंभव नियंत्रण रखा। अकारा की शक्तियों ने बहुत सारी चीज़ को जो परिवर्तन करना चाहते थे उस सारे चीज़ों को क्या रखा, ये उसी तरीक़ा से रखा, रोका और अपने में सहमति किया। और इसको क्या किया, रोका और अपने में सहमति किया। अंततः एक नई सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना विकसित हुई। अब अंततः क्या हुआ, एक नई सामाजिक संरचना को क्या मिला, विकास मिला, जो अपनी परंपराओं एवं स्वरूप के लिए प्राचीन परिपट्टी, जो अपनी परंपराओं और स्वरूप के लिए कौन परिपट्टी, प्राचीन परिपट्टी के प्रति ऋणी थे, जो अपने परंपराओं के साथ जो थे प्राचीन पर जो थे उन बातों पर अपना अडिग रहते थे, उन्हीं बातों को क्या करते थे, मानते थे। किंतु नवीन राजनीतिक, कौन राजनीतिक, नवीन राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाओं, कौन अवधारणाओं, आर्थिक अवधारणाओं को स्वीकार करती थी। नए राजनीतिक और आर्थिक अवधारणाओं को क्या करती थी, स्वीकार करती थी, जो अधिक लौकिक थी एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित था। ये देखा जाए तो वो क्या थे, लौकिक मतलब कुछ उसी को बहुत अच्छी तरीक़े से मानते थे। और ये जिज्ञासु थे, इनको जानने की इच्छा बहुत प्रबल हुआ करता था। और ये बस जानने की कोशिश भी क्या करते थे, अत्यधिक करते थे। इसी पृष्ठभूमि में शहरी जीवन का पुनः उदय हुआ। यही कारण हुआ कि इसी के पृष्ठ में शहरी जीवन का क्या हुआ, पूर्ण रूप से विकसित हुआ। कालांतर में ऐसे शहर का विस्तार, किसके शहर का विस्तार, ऐसे शहर का विस्तार, कालांतर में ऐसे शहर का विस्तार हुआ जिससे भव्य परकोटों का निर्माण हुआ। ऐसे शहरों का विकास हुआ जिससे बहुत सारे परकोटों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये शहर तथा उनके व्यस्त उद्यमी नागरिक भविष्य थे। और ये जो शहर थे उनके उद्यमी जो थे नागरिक थे, कौन गारिक, नागरिक हुआ करते थे। आगे हम लोग चलते, इसमें देखिए ज़्यादा समझने के लिए शहरी जीवन किस तरीके से गांव में पहले लोग रहते थे या किस तरीके से शहर में हो गया, उसी के बारे में हम लोग जानना कि दृष्टिगोचर अग्रदूत थे। इनके एक दृष्टिगोचर था जो अग्रदूत, बोल सर दृष्टिगोचर का मतलब कुछ था, आने वाला चीज़ को भी बस बढ़िया से भाप लिया समझा, उसे क्या कहते हैं, दृष्टिगोचर कहा जाता है। ये शहर नए राजमार्गों से जोड़े गए तथा इसके बीच सड़क एवं जलमार्ग द्वारा व्यापार होने लगा। ये जो सड़कें जो थे नए राजमार्गों से क्या किया गया, इनके शहरों को जोड़ा गया और धीरे धीरे यह शहर जो नगर के रूप में सामने आया। शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही और कारा शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी बहुत बड़ी थी या लंबी थी, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना था। और देखा जाए जो आधुनिक शहर के उदय का इतिहास जो था बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था, बहुत पुराना था। ये कितना पुराना था, 200 साल पुराना था। 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई। करा 3 जो ऐतिहासिक क्रिया थे, कौन क्रिया, ऐतिहासिक क्रिया जो बहुत बड़ा इसमें भूमिका निभाई। पहला कौन कौन से 3 क्रिया थे, पहला औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। सबसे पहले उद्योग का क्या हुआ, उदय हुआ, जिसमें जो भी उद्योग कर रहे थे पूंजीवाद यानी कि पैसे वाले लोग थे, उनके पास पैसे क्या असीम था, यानी कहने मतलब अधिक पैसा बहुत ही काफ़ी मात्रा में था। दूसरे विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना। और दूसरा पर कुछ हुआ, औपनिवेशिक शासन की स्थापना, यानी कि लोग बाहर से आकर यहाँ पर क्या होने लगे, रहने लगे। इस स्थान पर गांव में ग्रामों में लोग आकर यहाँ पर रहने लगे। इस स्थापना और तीसरा लोकतांत्रिक आदर्श का विकास। धीरे धीरे इसमें कौन सी का विकास होने लगा, लोकतंत्र का। लोकतंत्र मतलब कुछ नियम कानून किस तरीके से प्रतिपादन किया जाएगा, चलाया जाएगा, देश को शहर को किस तरीका चलाया जाएगा, जिसके बारे में क्या होने लगा, प्रतिपादन धीरे धीरे होने लगा। इसी तरह
ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था को हटकर एक प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी। यही कारण हुआ कि जब यहाँ पर उद्योग बढ़ा, उद्योग पूंजी बढ़ा, पूंजी के साथ साथ यहाँ पर औपनिवेशकवाद बढ़े, औपनिवेशकवाद के साथ साथ लोकतांत्रिक आदेश बढ़ा, तो ये धीरे धीरे क्या चलने लगा, ये प्रगति हो गया, शहरीकरण की व्यवस्था में बढ़ने लगा। यही कारण हुआ कि धीरे धीरे बढ़ के ये शहर के रूप में ले लिया। अंततः नगरवाद, कौनवाद, नगरवाद, जनसमूह, कौन समूह, जनसमूह, नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना घटी। यही कारण हुआ कि धीरे धीरे क्या बढ़ते चला गया, कैसा, जनसमूह आ गया, बहुत सारे लोग यहाँ रहने लगे। और जब बहुत सारे लोग रहने लगे तो बड़े भाग में जीवन पद्धति बढ़ने लगा, यानी कि बहुत बड़े भाग में लोग रहने लगे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो कह सकते हैं कि इसके आधुनिक घटना धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अगर आगे हम चलते हैं हम लोग तो कह सकते हैं एक स्थानीय सामाजिक जीवन की शुरुआत गांव से हुई है। अगर एक स्थानीय जीवन का शुरुआत देखें ना तो पहले कहाँ से होता है, गांव से होता है। इस संक्रमण की प्रक्रिया से, संक्रमण की प्रक्रिया से जहाँ खाना बदोशी जीवन की पद्धति थी, जहाँ खाना बदोशी, खाना बदोशी जीवन की पद्धति थी, जिसकी विशेषताएं शिकार, भोजन, संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी। अगर देखा जाए भोजन, संकलन तथा अस्थायी कृषि, यहाँ पर लोगों को क्या था, भोजन था, यहाँ अस्थायी कृषि होता था। अस्थायी कृषि का मतलब जो होता है एकदम ज़्यादा नहीं, नॉर्मल जितना खाएंगे उतना ही उपजाएंगे, इस तरीक़ा से हम लोग कह सकते हैं अस्थायी कृषि को आधारभूत थी। इसके स्थान पर अस्थायी कृषि के प्रारंभ किया गया। इसके स्थान पर अस्थायी कृषि से अस्थायी कृषि अस्थायी थी, यानी जितना मन हुआ उतना उपजाया, नहीं मन हुआ नहीं उपजाया। अब लेकिन आ गया अस्थायी कृषि आ गया। अस्थायी मतलब नहीं इतना उपजाना है तब यह जीवन व्यवस्था बढ़िया से चल पाएगा। भूमि निवेश तथा तकनीकी घोतों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावनाओं को जन्म दे दिया। कहा इसी को देखा जाए तो कह सकते हैं कि कृषि के अतिरिक्त उत्पादन की संभावनाओं ने जन्म दिया, जो उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य थे। इसके सामाजिक अस्तित्व के लिए क्या थे, अपरिहार्य मतलब कहने का मतलब कुछ इसको सामाजिक के लिए जरूरी था। अंततः अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। अतः कह सकते हैं हम लोग जो अस्थायी कृषि है उसके हिसाब से क्या हुआ, यहाँ के जो संपत्ति का जमाव संभव हुआ, जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी आई। यही कारण हुआ कि इसमें सामाजिक विषमताएं भी आई। सामाजिक विषमताएं कहने का मतलब क्या हुआ, जो समाज में लोग रह रहे थे उनमें भी क्या चीज़ होने लगा, अभी जलन का भाव होने लगा। जलन का भाव तो नहीं कह सकते यहाँ पर, लेकिन कह सकते हैं दोनों में समाज में भी क्या होने लगे, लोग बट के रहने लगे। पूंजीवादी वाला लोग अलग रहने लगे, बिना पूंजीवादी वाला अलग, बिजनेस व्यापार जो करते थे वो अलग रहते थे, कृषि करते थे जो अलग रहा करते थे। अत्यधिक उच्च श्रम विभाजन ने व्यावसायिक विशिष्टताओं की आवश्यकताओं को जन्म दिया। यही कारण है कि उच्च श्रम विभाजन ने क्या चीज़ की घटनाओं का जन्म दिया, व्यवसाय विशिष्ट आवश्यकताओं का जन्म दिया। इस परिवर्तन के आधार पर ग्रामीण जीवन के उद्भव को एक आधार मिला, जहां लोग को निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। यही कारण हुआ कि यहाँ पर लोगों को ग्रामीण पर क्या मिला, जीवन में उद्भव का एक आधार मिला, जहाँ से लोग निवासी के विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन का क्या किए, आधार रखा। अर्थात तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था को दो मुख्य आधार थे। कि अगर कहा जा सकता है कि ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था के क्या मुख्य आधार थे। यहाँ की एक व्यवस्था ऐसा था जहाँ ग्रामीण में लोग रहते थे, और एक व्यवस्था ऐसा था जहाँ लोग नगरीय में रहते थे। यानी कि कह सकते हैं उस समय के जीवन जो स्तर था जो दो भागों में बटा हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र में और क्या चीज़ शहरी क्षेत्र में। जनसंख्या का घनत्व तथा अधिक कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व, जितना ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व होता था, जितना ज़्यादा घनी आबादी होता था, उतना ही ज़्यादा क्या चीज़ होता था, कृषि किया जाता था। आबादी कम, इसका मतलब कृषि कम किया होने लगा। अंततः शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। यही कारण हुआ कि शहरों और नगरों में जनसंख्या का घनत्व क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या की दृष्टि में वे छोटे होते हैं। और अगर देखा जाए शहर में गांव वालों को देखा जाए तो शहर वाले लोगों से प्रति दृष्टि की इकाई से बहुत कम होते हैं यहाँ के लोग। शहर तथा नगरों में गांव को उसके आर्थिक प्रारूप में कृषिजन क्रियाओं में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग कर दिया गया। अगर देखा जाए इसको
कहा जाए तो कृषि जो क्रियाकलापों हैं उसमें बड़े भागों पर आधारित से अलग कर दिया, यानी कि कृषि को एक बड़ा भाग बन गया जो कृषि करने लगा और उसको एक अलग अलग वो रहने लगे, अलग धीरे धीरे इन लोग से अलग होते चले गए, धीरे धीरे अलग होते के साथ साथ वह अलग रहने लगे, जिससे वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरे शब्दों में गाँवों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधित व्यवसाय से जुड़ हो गया। एक हिस्सा जो क्या चीज़ कृषि करने लगे, एक हिस्सा जो कृषि से जो वस्तु उत्पन्न होता था उसका व्यापार करने लगे, यानी दो हिस्सों में बट गए। अधिकांश वस्तुओं कृषि उत्पादन ही होता था और जितना भी वस्तु गांव में बनते थे कृषि उत्पादन वाले वस्तुओं से ही बनाया जाता था, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत था। और जो इनकी आय का यानी मतलब कुछ इनकम जो कमाने का जो स्रोत था उनका एक प्रमुख स्रोत था। अंततः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित था। अगर हम कह सकते हैं कि ऐसे में वर्ग में नगरों में और बढ़ना एवं गतिशील मुद्रा पर प्रधान अर्थव्यवस्था के आधारित पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी था, एक उच्च उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित। इससे कह सकते हैं हम लोग क्या था, यहाँ के नगरों के लोग की जनसंख्या जब बढ़ने लगी, गतिशील होने लगी, मुद्रा की मांग बढ़ने लगी, इससे अर्थव्यवस्था पर भी क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा, संभव हुआ, जिसके कारण क्या होगा, उद्यमी मतलब नए नए चीज़ का क्या होने लगा, आने लगा। इसी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार पर प्रव्रजन की प्रक्रिया आरंभ हुई। यही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जब आर्थिक परिवर्तन होने लगा तो लोग के आधा भाग कृषि करने लगे, आधा भाग कृषि से उत्पन्न वस्तुओं को व्यापार करने लगे, जिससे लोगों को आर्थिक परिवर्तन धीरे धीरे बढ़ते चला गया, अलग होते चला गया। भारी संख्या में कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में से निकल कर शहरों की ओर नए अवसर की तलाश में बढ़ गए। यही कारण हुआ कि जो कृषक जो थे वो धीरे धीरे कहाँ शहरों को छोड़कर कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए और अपना जीवन को अलग से करने लगे। प्रारंभ में शहर के बसने में इनका अभिन्न योगदान रहा। अगर देखा जाए प्रारंभ में, शुरुआती में देखा जाए, इनको वहाँ से शहर से बसने के लिए इन्हें अलग योगदान मिला धीरे धीरे, यानी कि क्या जो होने लगा, यानी कि क्या सकते कृषि भी किए, तभी वो गाँव को छोड़ के, जब कृषि में मुनाफा कम होने लगा तब ये क्या गाँव को छोड़कर कहाँ गए, शहर की ओर गए, और शहर में जाकर क्या हो गया, बस गए, और शहर में बसने के कारण इनका जीवन क्या हो गया, बदल गया। परंतु शहरी व्यवस्था के अंतर्गत यह तब भी उपेक्षित वर्ग रहे, जिससे सामाजिक भेदभाव भी भावना को बनाए रखा। उसके बावजूद भी एक कृषक थे, उसके बावजूद भी ये शहर गए, उसके बावजूद भी शहर में इन्हें विभिन्नताओं से देखने लगा, यानी कि अलग नज़रिए से देखने लगा, इनको अलग कर दिया गया। और जब इनको अलग किया गया तो कह सकते हैं, जब इन्हें अलग किया गया तो इनके विभिन्नताओं को देखते हुए, इनकी विभिन्नताओं के मद्देनज़र रखते हुए एक अलग कृषि की विभिन्नताओं देखा जाने लगा। इस दिशा में बढ़ते हुए आधुनिक शहरों का विकास हुआ। यही कारण हुआ, इस दिशा में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कौन सा का विकास हुआ, आधुनिक का विकास हुआ, जिसमें शहरी जीवन की ओर रुझान बढ़ा, जिसके कारण शहरी जीवन का कौची बढ़ा, रुझान बढ़ा। जब यह ऐसी प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है, यह ऐसी प्रक्रिया जहाँ क्रमशः नगरीय जनसंख्या का बड़े से बड़े हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरों में बसने लगा। यही कारण है कि एक ऐसा नगरीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा जिसका जो क्षेत्रों में अपने शहरों में बसने लगा। शहरों के आकार और जटिलता में भी अंतर उत्पन्न हुआ। शहरों के आकार और जटिलता में भी क्या हुआ, अंतर उत्पन्न हुआ। यही कारण हुआ कि शहरों की जटिलता, यानी कि शहरों में लोग घनी आबादी रहता था, जिसके कारण शहर जटिल रहता था, और गांव में लोग कम लोग रहते थे, इसलिए आसान होता था, सभी से मिलना जुलना रहता था, इसलिए लोग आसान से सबके एक दूसरे को समझते थे। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्रायः शहर बन गए, धीरे धीरे राजनीतिक का केंद्र बन गया। शहर किसका केंद्र बन गया, राजनीतिक का केंद्र बन गए, जहाँ दस्तकार, व्यापारी और अधिकारी बसने लगे। यही कारण हुआ कि जहाँ यहाँ लोग दस्तकार और व्यापारी लोग और अधिकारी लोग क्या होने लगे, बसने लगे गाँवों को छोड़कर। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। यही कारण हुआ, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के रूप में स्वरूप को गहन रूप में प्रभावित किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तक भी अधिकतर पश्चिम शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। औद्योगिक क्रांति के हिसाब से देखा जाए न तो
औद्योगिक क्रांति बढ़ता गया, इसका शुरुआत होने लगा इस दशक में। बाद में अधिकतर पश्चिम शहर, कौन शहर, पश्चिम शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहर थे। जितना यानी कि ग्रामीण किस्म के शहर क्यों कहे जाने लगा, क्योंकि यहाँ के जो पश्चिमी शहर में जो बसे हुए थे, जो ग्राम के लोग आकर यहाँ बसे हुए थे, इसलिए इसे कहा गया ग्रामीण किस्म के शहर कहे जाने लगा। शहरों के विकास क्रम की ओर दृष्टि डाली जाए तब इनके विकास की प्रक्रिया को कस्बों के रूप में प्रभावित होते हुए देखा जा सकता है। अगर कहा जाए कि शहरों के विकास क्रम के रूप में देखा जाए, कौन क्रम, विकास क्रम के रूप में देखा जाए तो इसकी दृष्टि डाली जाए तो इसके विकास के प्रक्रिया में कस्बों के रूप में प्रभाव होते हुए देखा जा सकता है। शरण जो देखा जा सकता है कस्बों के रूप में, यानी कि जब शहर का विकास हो रहा था तो समझ लीजिए कि कस्बाओं का भी विकास होते जा रहा था। जहाँ कस्बा में शिल्पकार, कस्बा में कौन लोग रहते थे, शिल्पकार लोग, यानी कि कढ़ाई बुनाई करते थे शिल्पकारी। व्यापार लोग जो व्यापारी करते थे, एक वस्तु को बेचना और खरीदना व्यापारी कहलाता। प्रशासन तथा शासन रहते थे, यहाँ प्रशासन जो चलाया जाता था जिसके द्वारा, और जो शासन करते थे वो यहाँ लोग रहने लगे। कस्बों का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव था। यही कारण था कि कस्बों को कौन जीवन पर, ग्रामीण जीवन पर प्रभाव था, जिसे यह करों और अधिशेष के प्राप्ति के आधार पर स्वयं को मजबूत करते थे। यही कारण हुआ कि करों और अधिशेष के प्राप्ति से आधार पर स्वयं को मजबूत करते थे। अधिकांशतः कस्बों और शहरों की किलाबंदी की जाती थी। कौन सा, अधिकांशतः जो होता किलाबंदी की जाती थी, किसको, कस्बों और शहरों को। क्यों, क्योंकि कस्बों शहरों के बचाने के लिए, क्योंकि कस्बों और शहरों के आज दूसरा को लोग आकर लूट लेते थे, लूटपाट करते थे, डाकू चोर डकैत, इसलिए किलाबंदी मतलब मान लीजिए गाँव है, घर है, इसको चारों तरफ क्या बड़े ऊँचे दीवार से घेर दिया, इसे क्या कहलाता था, किलाबंदी कहलाता था। ये जो ग्रामीण क्षेत्र में से इनकी पृथकता से चिन्हित करती थी। यही कारण था कि इससे पता चल जाता था कि ग्राम से क्या है, अलग है, यानी कि शहर है या तो कस्बा है। जहाँ चारों तरफ दीवारों से घेरा हुआ, तो इससे पता चलता था कि गांव से ये अलग है, गांव नहीं है। गांव में है तो गांव में तो कम पूंजी होता होगा, और कस्बा है और शहर है जिसमें क्या ज़्यादा पूंजीपति लोग रहते थे, जिसके कारण क्या होता था, यहाँ के लोग चिन्हित किया जा सकता था कि ये अलग लोग हैं, इनके रहने सहने का अलग है। बोल कस्बा किसे कहते, ध्यान देने योग बात, कौन योग बात क्या, ग्रामीण अंचल में एक छोटा नगर को माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा नगर को ही क्या माना जाता था, कस्बा कहते थे, जो अधिकांश स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र था। यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसा रहते थे, अच्छे लोग रहते थे, यानी विशिष्ट लोग मतलब अच्छे गुण वाले, जो पैसे कमाने वाला व्यापारी रहते थे, शिल्पकारी रहते थे, ये लोग कहाँ रहा करते थे, कस्बे में रहा करते थे। गंज किसको कहते हैं, गंज, जैसे इमामगंज, अकबालगंज, तूफानगंज, उसी प्रकार से इसमें भी है गंज। एक छोटे स्थानीय बाजार को कहा जाता है। गंज किसे कहा जाता है, एक छोटे स्थान बाजार को। देखते हैं आप, अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, तो अगल बगल पर रोड पर थोड़ा बहुत 4-5-10 को दुकान होगा, 4-5-10 को दुकान होगा, उसी को क्या कहा जाता था, गंज, यानी छोटा बाजार को। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादन से संबंधित थे। और जो गंज जो थे, जो कस्बा जो थे, कुछ उत्पादन करते थे। गंज दोनों कपड़ा, यानी कि यहाँ गंज जो था कपड़ा का भी उत्पादन करता था, फल, सब्जी, दूध उत्पादन में संबंधित में इस लोग हाथ बटाता था या रखता था। विशिष्ट परिवार तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। और जो गंज थे विशिष्ट सेनाओं के लिए, परिवारों के लिए, सेनाओं के लिए ऐसे सामग्री उपलब्ध करवाते थे जो उनके ज़िंदगी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो आवश्यक था। 18वीं सदी, कौन सदी, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन, कौन गठन, पुनर्गठन। 18वीं सदी में देखा जाए तो राजनीतिक एवं व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोमुख, कौन मुख, पतनोमुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। कौन नगरों, पतनोमुख और नए नगरों का विकास होते चला गया। कितवीं शताब्दी की बात है, 18वीं सदी में। शहर धनी आबादी वाले आधुनिक प्रकार के महानगर होने लगे। और जो शहर होगा जिसमें आबादी और दिनों दिन बढ़ते चला गया, अभी क्या हो गया, आधुनिक प्रकार के हो गए, जहाँ एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक व आर्थिक कामों को देखा जाता था। जहाँ एक पूरे क्षेत्र को कौन कामों, राजनीतिक और आर्थिक कामों को देखा जाता था। और उसकी आबादी बहुत बड़ी होती थी। और उसकी आबादी कौन बड़ी, बहुत बड़ी हुआ करती थी।
और उनकी आबादी जो होती थी बहुत बड़ी हुआ करती थी। इंग्लैंड, कौन लैंड, इंग्लैंड करा औद्योगिकरण, कौन कारण, औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप को गहन के रूप में प्रभावित किया। औद्योगिकरण यानी कि उद्योग बढ़ा तो शहरीकरण बढ़ गया, इसके रूप को गहन प्रभाव किया, बहुत ज़्यादा प्रभाव किया। फिर भी 1850 में, 1850 तक अधिकांश पश्चिमी शहर लगभग ग्रामीण किस्म के शहरें ही थे। कौन किस्म के शहर थे? ग्रामीण ही किस्म के शहर थे, जैसे लीड्स और मर्चेंट्स, कौन चैंड मर्चेंट। दोस्तों आज हम लोग इतना ही रह देते। ये हो गया आपका पार्ट 1 हुआ। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, जिसे हम अगला वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही भी स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूँ आगे बढ़ते रहें।